Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So today we are going to start very fresh topic of this chapter, that is chapter 10 respiration in organism, class 7th NCERT. Okay, तो अभी तक हमने चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था व्हाट इज ब्रीदिंग, व्हाट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन हमारी चैप्टर का नाम ही है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स. मैंने आपको पूरा बताया था राइट कि रेस्पिरेशन है क्या. फिर उसके बाद वाली वीडियो में मैंने आपको बताया एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, दो टाइप की रेस्पिरेशंस होती हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या थी? एरोबिक रेस्पिरेशन थी कि जिसमें हमें ऑक्सीजन की हेल्प से फूड ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. ओके, एंड एनारोबिक में क्या था कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में फूड ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और वो लेस इन नंबर होगी एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन. राइट, ये सब हमने डिस्कस किया था. आप एक बार दोनों प्रीवियस वीडियोस देखना, देन इस वीडियो पे आना, तो आपको प्रॉपरली अच्छे से समझ आएगा कि हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं. तो अब हम थोड़ा सा ब्रीथिंग को थोड़ा डिटेल में देखते हैं. तो ब्रीथ, मैंने क्या कहा था आपको? सिंपली बस इनहेल. राइट, मैंने इनहेल किया, अब मैंने एक्सेल. ये क्या है? इसको कहते हैं ब्रीदिंग. सिंपली बस इनहेल करना एंड एक्सेल करना, दैट इज ब्रीदिंग. ओके, तो वो इनहेल और एक्सेल में डिफरेंस क्या है वो आज हमें डिस्कस करना है. ओके, तो इनहेलेशन, इसको बोलते हैं इनहेलेशन. इनहेलेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टेक इन ऑफ एयर, अंदर लेना. मैंने आपको इनका मतलब बताया था ना, इनसाइड, इनर. ठीक है, ये सब इन जब भी कहीं पे लगाए मतलब इनसाइड की बात हो रही है, अंदर आ रही है कोई भी चीज, तो एयर हमारी लंग्स के अंदर आ रही है. दैट्स वाई वी कॉल इट इनहेलेशन. ओके, तो ऐसा आप कभी भी नहीं बोलोगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि पेपर में आएगा व्हाट इज इनहेलेशन, एक्सहेलेशन. अगर आपको टर्म का मीनिंग पता है तो आप आराम से खुद अपने वर्ड्स में बहुत अच्छा डिफरेंस बना सकते हो, खुद उनकी बहुत अच्छी डिफाइन लिख सकते हो इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एम्फेसाइज कि आप समझो पहले, देन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. ओके, सो इनहेलेशन का मैंने आपको मतलब बताया, टेक इन ऑफ एयर. ओके, नेक्स्ट देखो, इसमें क्या होता है? रिब्स मूव अप एंड अपवर्ड. तो ऑब्वियसली बात है, जब हमारे लंग्स में एयर भरेगी तो लंग्स का साइज बढ़ेगा. तो जो रिब्स है हमारे, रिब्स आपको पता है ना, रिब्स के अंदर लंग्स होते हैं, रिब्स हमने पढ़े हैं चैप्टर में. राइट, तो रिब्स जो हमारा है उसका वो भी साइज में इंक्रीज होगा. वो चेस्ट, जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो बाहर आएगी, अपवर्ड मूव करेगी. राइट, हमारी चेस्ट बाहर आएगी. होता है ऐसा, जब हम आप खुद करके देखो, अभी पढ़ते पढ़ते आप एयर इनहेल करो तो आपको आपकी चेस्ट बाहर फील होगी. राइट, सो ये होगा फर्स्ट थिंग. डायफ्रैगम मूव डाउन एंड फ्लैटन. जो हमारी रिब्स होती है ना, उसके और हमारे स्टमक के बीच में एक लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड डायफ्रैगम. ओके, आप मेरे साइड में पिक्चर देखो, आपको रिब्स के नीचे एक लाइन दिख रही है, दैट इज डायफ्रैगम. तो ये जो डायफ्रैगम है ना, एक्चुअली बेटा ये क्या करता है? ये डिफ्रेंशिएट करता है. ये जो रिब्स का प्रेशर है वो ऑर्गन्स पे नहीं पड़ने देता, स्टमक पे एंड लिवर पे. तो ये बीच में क्या करता है? ये एक्चुअली वो जो प्रेशर है उसको सोक करता है, ताकि वो जो जब हम एयर इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो वो जो प्रेशर है वो हमारे और अदर ऑर्गन्स पे ना पड़े. तो बीच में उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. राइट एवरीवन, तो डायफ्रैगम का मैंने आपको फंक्शन भी बता दिया. एंड डायफ्रैगम क्या होगा? मूव डाउनवर्ड. जब हमारे रिब्स का साइज बढ़ेगा तो डायफ्रैगम क्या होगा? नीचे आएगा. डायफ्रैगम नीचे आएगा एंड फ्लैटन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा. राइट, आप पिक्चर में देखो साइड में, डायफ्रैगम क्या होगा? जैसे ही रिब्स ऊपर बढ़ेंगे तो डायफ्रैगम नीचे आएगा और फ्लैटन हो जाएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, स्पेस इन द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस. जो चेस्ट कैविटी में जो स्पेस है, ऑब्वियसली बात है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि साइज बढ़ गया तो चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस बढ़ जाएगा, तो ज्यादा एयर अंदर आ पाए ताकि. ओके, नेक्स्ट थिंग देखो, एयर रशेस इनटू द लंग्स. तो ऑब्वियसली बात है कि एयर बहुत जल्दी रश करेगी लंग्स की तरफ जाने के लिए, क्योंकि हम बाहर से वैसे भी क्या कर रहे हैं? एयर को जबरदस्ती इनहेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एयर बाहर से एटमॉस्फेयर से लंग्स में जाने के लिए रश करेगी, भागेगी. ओके, नेक्स्ट थिंग देखो, लंग्स गेट फिल्ड विद एयर. तो लंग्स का साइज बढ़ गया तो लंग्स किससे भर गए? हवा से भर गए, एयर से भर जाएंगे. ये सब कहाँ हो रहा है? तब कब हो रहा है? इनहेलेशन के टाइम पे. ये सब चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं, एक साथ हो रही होती हैं ये सब. ओके, नेक्स्ट थिंग देखो, जब इनहेलेशन हम करते हैं तो जो एयर हमारे अंदर आती है उसमें ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इन सब का कंपोजिशन क्या होता है? अब हमें वो देखते हैं एक बार. ऑक्सीजन का कंपोजिशन होता है 21%. ऑक्सीजन उस टाइम पे होती है 21%. कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.04%. कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता है. और नाइट्रोजन आपको पता ही है, नाइट्रोजन हमारी सराउंडिंग में है, तो टोटल कितनी होती है? 79% अप्रॉक्सीमेटली नाइट्रोजन होती है. बट अब आप ये सोचोगे कि मैम इसमें तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, तो हमारी बॉडी नाइट्रोजन क्यों नहीं यूज कर रही एज एन
एयर की तरह, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो हमारी बॉडी के अंदर तो जाती है और वैसे ही बाहर आ जाती है बिना कोई इफेक्ट करे, ना वो हमें कोई हार्म करती है, ना वो हमें कोई यूज देती है, बस वो एयर के साथ अंदर जाती है और एयर के साथ ही एज इट इज बाहर आ जाती है। हमारी बॉडी के अंदर उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी उसको यूज ही नहीं करती, तो हमारी बॉडी उस पर कुछ एक्ट ही नहीं करती, न्यूट्रल रहती है, ना उसको कुछ हार्म होता है ना ही उसको कुछ बेनिफिट होता है, वो न्यूट्रल एक्ट करती है। ओके, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया आज कि नाइट्रोजन ज्यादा अमाउंट में है बट हमारी बॉडी उसको बिल्कुल भी उस पर एक्ट नहीं करी क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो आपने मेरे साइड में पिक्चर देखी इनहेलेशन की कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें बच्चों साथ में हो रही हैं। ये एयर में कॉम्पोजिशन है, लंग्स एयर से फिल हो गए, एयर जो है वो लंग के अंदर रश कर रही है, स्पेस कैविटी इनकी चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो गई क्योंकि रिब्स मूव आउटवर्ड हो गई, अपवर्ड मूव करा, बाहर आई रिब्स। ओके, डायफ्राम कैसा हो गया, नीचे गया और फ्लैटन हो गया। तो ये सब चीजें कब होती हैं, जब हम इनहेलेशन करते हैं एयर की, टेक इन ऑफ एयर करते हैं। ओके, आपने मेरे साइड में पिक्चर भी देखी, आपको इनहेलेशन आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा कि व्हाट इज इनहेलेशन। अब हम आराम से एक बार दोबारा देखते हैं, क्या एक्साइलेशन देखते हैं। ओके, एक्साइलेशन क्या है, गिविंग आउट ऑफ एयर, एयर का बॉडी से बाहर निकलना। एग्जिट मैंने आपको बताया था, ईएक्स हमेशा याद रखना है, एग्जिट के लिए यूज होगा हमेशा, जहां पे भी ईएक्स लगा है मतलब कोई भी चीज बाहर निकल रही है। जैसे आपने नोटिस करा होगा एक्सक्रीशन में भी ईएक्स होता है, मतलब वो एक वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है। जो भी चीज हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ईएक्स यूज करेंगे। ओके, तो ऐसे आपको याद रखना है। रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, तो अब रिब्स क्या हो रही है, अंदर जा रही है, राइट, अब वो नॉर्मल साइज में आ रही है, दोबारा से छोटी हो रही है, तो रिब्स अंदर जा रही हैं और इनवर्ट जा रही हैं। ओके, डायफ्रैगम मूव अप टू ओरिजिनल कर्व्ड पोजीशन, डायफ्रैगम का जो एक्चुअल शेप है दैट इज कर्व्ड। अब आप मेरे साइड में पिक्चर देखो, इसमें ध्यान से देखना, इसमें कर्व्ड दिख रहा है आपको, तो डायफ्रैगम एक्चुअली में कर्व्ड होता है, बट जब एयर अंदर आती है तब वो फ्लैट हो जाता है, क्योंकि तब लंग जो रिब्स हैं वो नीचे आ गई, यहां से भी नीचे आई और बाहर भी निकली, ऐसे भी नीचे डाउनवर्ड है ना, जब पढ़ा था हमने, राइट, वो मूव करी, तो उसकी वजह से। ओके, तो डायफ्रैगम क्या हो गया, फ्लैट हो गया, राइट। अब देखो आगे, स्पेस इन द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस, अब चेस्ट कैविटी में क्या होगा, स्पेस कम हो गया। ओके, एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, एयर कहां हो रही है, हम उसको लंग से बाहर पुश कर रहे हैं। ओके, लंग्स रिड्यूस इन साइज एज एयर गोज आउट, तो लंग्स का साइज क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि लंग से एयर बाहर निकल गई। ओके, अब इसमें क्या कंपोजिशन होगी, इसमें ऑक्सीजन हमने यूज कर ली, हमने जो भी ऑक्सीजन यूज करी उसके अलावा जो भी रह गई तो वो ज्यादा कर होती है 16.4%। 16.4% ऑक्सीजन देखो, यहां पे ज्यादा थी, यहां पे यूज्ड हो गई तो कम हो गई। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो गई, बहुत ही कम थी पहले, अब हो गई 4.4%। तो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड हमने अपनी बॉडी से बाहर निकाली ऑक्सीजन यूज करने के बाद। और नाइट्रोजन सेम रही, मैंने आपको दिखाया, देखो नाइट्रोजन दोनों जगह सेम है, क्योंकि वो हमारी बॉडी उस पर एक्ट ही नहीं कर रही, बॉडी को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो बॉडी के अंदर आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि हमें उसका कुछ काम ही नहीं है। ओके, तो उसकी कंपोजिशन एग्जैक्टली सेम है, एंड इनहेलेशन में भी एंड एक्साइलेशन में भी। ओके, तो ये हमने पूरा किसके बारे में देखा, विद डायग्राम, ब्रीदिंग के बारे में देखा, कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे लंग्स पे कैसे इफेक्ट आते हैं, क्या क्या होता है इनहेलेशन में एंड क्या क्या होता है एक्साइलेशन में। अब हम आगे देख लेते हैं फर्दर कुछ और टॉपिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, अब हम देखेंगे ब्रीदिंग रेट के बारे में। हमने डिस्कस किया ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्साइलेशन। ब्रीदिंग रेट क्या होता है, एक ब्रीथ कब कब होती है कंप्लीट, जब आपने एक बार इनहेल किया एंड एक बार एक्सेल किया, वो टोटल आपकी क्या है, 1 ब्रीथ है। आप ये याद रखना, सिर्फ इनहेल करना या एक्सेल करना ब्रीथ नहीं है, प्रॉपर एक इनहेल एंड देन वो ही प्रॉपर एक एक्सेल, दैट काउंट एज 1 ब्रीथ, वो आपकी एक 1 ब्रीथ है एंड दैट इज ब्रीदिंग रेट, कि आपने 1 मिनट में कितनी बार इनहेल एक्सेल किया, दैट इज योर ब्रीदिंग रेट। मतलब जैसे मैंने, आप देखो मेरे को, मैंने एक बार इनहेल किया, राइट, फिर अब मैंने एक्सेल किया, तो दिस इज 1 ब्रीथ। ओके, ये है 1 ब्रीथ। तो इसी को अगर मैं काउंट करूं कि मैंने 1 मिनट में कितनी बार किया, दैट इज माई ब्रीदिंग रेट। ओके, क्लियर हो गया आपको। अब देखो, रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन 1 मिनट। ओके, नंबर ऑफ टाइम पर्सन ब्रीथ इन 1 मिनट, दैट इज ब्रीदिंग रेट, राइट। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होता है हमारा, नॉर्मल, ओके, 15 to 18 ब्रीथ पर मिनट, दैट इज नॉर्मल ब्रीदिंग रेट, राइट। A breath means 1 inhalation and 1 exhalation, as I already told you this. Okay, next thing देखो, breathing rate is directly related to the oxygen required. जो breathing rate है ना हमारा, वो directly depend करता है कि हमारी बॉडी को उस टाइम पे ऑक्सीजन कितनी चाहिए। तो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो आपका ब्रीदिंग रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी तो आपका ब्रीदिंग रेट भी क्या होगा, कम हो जाएगा, राइट। देखो अब आगे, इंक्रीज्ड बॉडी एक्टिविटी, जैसे ही हम अपनी बॉडी की एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे तो हमारी ब्रीदिंग रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
ओके। ब्रीदिंग रेट बिकम स्लो व्हेन वी स्लीप और फील ड्राउजी। ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है सबसे ज्यादा जब हम सो रहे हैं या फिर हम बहुत ड्राउजी फील कर रहे हैं, बहुत स्लीपी, बहुत लेजी फील कर रहे हैं, उस टाइम पे भी हमारी बॉडी का ब्रीदिंग रेट कम होता है। तो सबसे कम होता है इस टाइम पे। सबसे ज्यादा कब होता है? जब आप एक्सरसाइज करते हो, रनिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, कार्डियो, एनीथिंग, जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपका ब्रीदिंग रेट कितना होगा? 20 to 25 ब्रीथ पर मिनट। तब हमारी जो ब्रीद है वो बढ़ जाएगी। ओके, नॉर्मल कितनी थी? 15 to 18। अब ब्रीदिंग रेट ड्यूरिंग स्लीपिंग कितनी हो जाती है? मैंने आपको बताया सबसे कम होती है 12 to 14 ब्रीथ पर मिनट, दैट इज ड्यूरिंग स्लीपिंग। ओके, तो ये हमने पूरा किसके बारे में देखा? ब्रीदिंग रेट के बारे में देखा। तो आज की वीडियो प्रॉपर्ली किस पे डेडिकेटेड थी? इनहेल एंड एक्साइलेशन पे, कि जो ब्रीदिंग है वो एक्चुअली कैसे हो रही है, और जब भी हम इनहेल करते हैं हमारा लंग्स कैसे एक्ट करते हैं, जब भी हम एक्सेल करते हैं हमारे लंग्स कैसे एक्ट करते हैं, ब्रीदिंग रेट क्या है, कितना नॉर्मल होता है, कितना स्लीप के टाइम पे होता है, कितना वर्कआउट के टाइम पे होता है, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। और ब्रीदिंग रेट किस पे डिपेंड करता है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पे। जैसे जैसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही हमारा ब्रीदिंग रेट चेंज होगा। ओके, तो इट इज वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये हम चेंज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से वो ऑर्गन्स हैं जो ब्रीदिंग करने में एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं, किन किन एरिया से होके, कौन कौन से वो बॉडी पार्ट्स हैं जो हमें ब्रीदिंग करने में और हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe to ScienceTuber if you lust for knowledge and crave for science. And also you can follow me on Instagram. Thank you so much for watching.